नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। ओके, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। ओके, तो पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, एलटी, टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले। ओके, और वहां पर आप लोगों को सभी कोर्सों की जानकारी मिल जाएगी। आप लोग दिए गए नंबर 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा विषय रहेगा आधुनिक काल में द्विवेदी युग हम लोग करेंगे। ठीक है। ओके, तो जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग का समय माना गया है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। ठीक है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो उन्होंने द्विवेदी युग का जो समय माना है वो देखिए किस तरह से माना है। तो शुक्ल जी ने समय माना है 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। ओके ओके, और इस युग को इन्होंने नई धारा द्वितीय उत्थान का नाम दिया। नई धारा द्वितीय उत्थान। ओके, अब नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार युग कहा। जागरण सुधार युग कहा। ओके ओके, अब देखिए इन्होंने जागरण सुधार युग क्यों कहा। अब देखिए आधुनिक काल में हमने द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग पढ़ा। ठीक है, तो भारतेंदु युग में क्या था। ओके, तो भारतेंदु युग में देखो, भारतेंदु युग में, ओके, तो भारतेंदु युग में जो काव्य थे उनको पुनः जागृत होने का अवसर मिला था। ठीक है, पुनः जागृत होने का अवसर मिला था, और द्विवेदी युग में जो काव्य था उनमें और अधिक सुधार हुए। ठीक है, द्विवेदी युग में काव्य में जो है सुधार हुए, मतलब काव्य में सुधार के अवसर प्राप्त हुए। काव्य में सुधार हुए, इसी कारण डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है, जागरण सुधार युग कहा, क्योंकि वहां पर उसमें क्या हुए, अधिक सुधार हो गए। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आता है कि द्विवेदी युग में जो भाषा थी, तो द्विवेदी युग में जो भाषा रहेगी वो गद्य व पद्य में दोनों में ही खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, गद्य व पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया द्विवेदी युग में। ओके ओके, एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ स्लाइड को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विवेदी युग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1900 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग का समय माना गया है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो इन्होंने 1893 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग का समय माना है, और द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान का नाम इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार कहा द्विवेदी युग को। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जागरण सुधार इसीलिए कहा क्योंकि भारतेंदु युग में जो काव्य थे उन्हें पुनः जागृत होने के अवसर मिले, और द्विवेदी युग में उन्हें क्या हुआ, पुनः सुधार के अवसर मिले। इसीलिए काव्य में सुधार की वजह से डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो भाषा हो जाएगी खड़ी बोली है, गद्य में भी खड़ी बोली है और पद्य भी खड़ी बोली में लिखना शुरू हो गया था। ओके, अब द्विवेदी युग में देखिए जब 19वीं शताब्दी के अंत तक दो संस्थाएं थी। ओके, दो संस्थाएं हैं 19वीं शताब्दी के अंत तक, और दोनों ही संस्थाएं द्विवेदी युग से जुड़ी हुई हैं। दो संस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं तो कौन कौन सी हो जाएगी,
पहली हो जाएगी नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। ओके, 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी इसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। ओके, तो जो सरस्वती पत्रिका थी 1900 ईस्वी में इसका आरंभ हो गया था। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना स्थापना 18 इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। ओके ओके, अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी ये की थी क्वींस कॉलेज ऑफ वाराणसी में जो विद्यार्थी थे उन्होंने। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? क्वींस कॉलेज ऑफ वाराणसी, ऑफ वाराणसी में जो है छात्रों के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो नाम लिख लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ओके, दूसरे नंबर पर हो जाएंगे राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र। तीसरे नंबर पर हो जाएंगे शिव कुमार, शिव कुमार। ओके, यहां पर तो आप लोग मोस्ट का टिक कर लो। ओके, एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी की स्थापना 1893 में हुई, 16 जुलाई 1893 में हुई। ठीक है, और किसने की थी? क्वींस कॉलेज ऑफ वाराणसी में जो छात्र थे उन्होंने, वो छात्र 9वीं कक्षा के छात्र थे। ठीक है, उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कौन थे वो? श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के नाम, इस श्याम भी भगवान का नाम है, राम भी और शिव भी। ठीक है, राम श्याम शिव इस तरह से याद रख लेना आप लोग इनका नाम, राम श्याम शिव। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो नागरी प्रचारणी सभा है, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा ने एक त्रैमासिक पत्रिका चलाई थी, उसका नाम लिखेंगे। ओके, तो 1896 में, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका चलाई थी। ठीक है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, पत्रिका चलाई थी और ये कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक। ओके ओके, अब ये जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी इसमें क्या चीजें होती थी, मतलब क्या विषय था इसमें? शोध परक लेख इसमें छपते थे। ठीक है, शोध परक लेख। ठीक है, अब ये जो नागरी प्रचारणी पत्रिका है इसमें भी एक संपादक मंडल हुआ। तो इसमें कौन कौन थे संपादक मंडल में? बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे,
बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे जगन्नाथन दास रत्नाकर। जगन्नाथन दास रत्नाकर। ओके तो जो नागरी प्रचारणी सभा है, देखिए नागरी प्रचारणी सभा ने ही नागरी प्रचारणी पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन करवाया था। ठीक है, तो त्रैमासिक पत्रिका थी और कब शुरू की थी, 1896 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या कार्य होते थे, क्या विषय होता था, जो शोध परक लेख होते थे वो इसमें छपते थे नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ठीक है, तो इसके संपादक मंडल में कौन कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, चिंतामणि घोष थे और जगन्नाथन दास रत्नाकर हो जाएंगे। ओके अब देखिए ये जो नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो है स्थापित किया गया। ओके अब देखिए वाराणसी में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। वाराणसी में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन व मदन मोहन मालवीय ने बहुत सहयोग किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इन दोनों ने सहयोग किया था इसमें। ठीक है, जो वाराणसी में हुआ था। ओके अब देखिए दो चीजें यहां पर आ गई, एक नागरी प्रचारणी सभा, एक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। ठीक है, तो जो नागरी प्रचारणी सभा था इन्होंने हिंदी की समृद्धि का कार्य, ठीक है, मतलब जो हिंदी के विकास के और प्रचार प्रसार और समृद्धि के कार्य थे, अब ये दो भागों में बंट गए। तो नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी समृद्धि, हिंदी समृद्धि का कार्य नागरी प्रचारणी सभा ने अपने पास रखा और हिंदी के प्रचार व प्रसार का कार्य किसको सौंप दिया, हिंदी साहित्य सम्मेलन को। ठीक है, यहां पर नोट करेंगे, प्रचार व प्रसार का कार्य किसको सौंप दिया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन को सौंप दिया। ठीक है, ओके अब ये जो नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही 1896 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की गई। आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई। ओके अब ये जो आर्य भाषा पुस्तकालय है, ये हिंदी में, हिंदी का देश में सबसे बड़ा पुस्तकालय है आर्य भाषा पुस्तकालय। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ की चीजें भी बहुत ही जरूरी हैं जो मैंने करवाई अभी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो नागरी प्रचारणी सभा काशी है, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा ने ही 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की। ठीक है, अब ये जो नागरी प्रचारणी सभा है इन्होंने क्या किया, जो हिंदी की समृद्धि का कार्य था वो नागरी प्रचारणी सभा ने अपने पास रख लिया। ठीक है, और जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है इसको क्या कर दिया कि हिंदी का प्रचार और प्रसार आप लोग करेंगे। ठीक है, तो मतलब हिंदी की समृद्धि और प्रचार और प्रसार का
पुस्तकालय अब 2 भागों में बंट गया। ओके, अब 1896 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना भी किसने की? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसकी स्थापना हुई। ओके, तो ये होगी नागरी प्रचारणी सभा। अब हम करेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में। ओके, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका। ओके, तो सरस्वती पत्रिका की शुरुआत 1900 ईस्वी से हुई। ठीक है, अब देखिए ये जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो विचार है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार चिंतामणि घोष ने इसका जो विचार है वो दिया था। ठीक है, ओके, तो शुरुआत इसकी 1900 ईस्वी से मानी गई है। अब जब प्रथम वर्ष में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका जो संपादन का कार्य किया जा रहा था वो एक संपादन मंडल द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे पहले कि इसके संपादन मंडल में कवि कौन थे शुरुआती वर्ष में। ठीक है, शुरुआती वर्ष में संपादन मंडल, तो संपादन मंडल यहां से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनता है। ठीक है, तो संपादन मंडल में कौन कौन से थे? ओके, तो इसके संपादन मंडल में 5 व्यक्ति हो जाएंगे। तो सबसे पहले नाम लिख लो, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरे नंबर पर हो जाएंगे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। तीसरे नंबर पर हो जाएंगे कार्तिक प्रसाद। कार्तिक प्रसाद। चौथे नंबर पर आ जाएंगे जगन्नाथन दास। और 5वें हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, तो शुरुआती वर्ष में जो संपादन मंडल था 5 व्यक्ति थे, इसमें श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास है, कार्तिक प्रसाद है, जगन्नाथन दास हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब 1901 में इसके जो संपादक बने, 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास जो स्वतंत्र रूप से मतलब अकेले व्यक्ति। ठीक है, पहले था संपादक मंडल, अब जो है अकेले बने बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। ओके, ओके, उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक कौन बने हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, अब देखिए जो द्विवेदी युग है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है, तो जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इनके युग का नाम पड़ा हुआ है। ओके, अब 1920 से लेकर 1947 तक देवी दत्त शुक्ल जो है इसके संपादक रहे। देवी दत्त शुक्ल। ओके, ओके, अब रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक कोश का विश्वकोश कहा है। तो लिख लेंगे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को कहा है। ओके,
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहाँ है? प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहाँ? ओके ओके। तो ये हो गया सरस्वती पत्रिका के बारे में। अभी तो यहाँ पर सिर्फ संपादन वगैरह के बारे में हो गया, ठीक है। तो शुरुआत 1900 में हुई थी। 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास स्वतंत्र रूप से बने। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 1920 से 1947 तक जो है देवीदास शुक्ल इसके संपादक रहे, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। ओके। अब देखिए, जो सरस्वती पत्रिका है, प्रारंभ में ये काशी से ही इसका प्रकाशन होता था, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद से इसका प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। ओके ओके। तो ये तो हो गई द्विवेदी युग से संबंधित जो संस्थाएं, वो पत्रिका थी। एक नागरिक प्रचार सभा हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? सरस्वती पत्रिका, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हो जाएंगी। ओके। तो सबसे पहले जो इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी द्विवेदी युग की, तो लिखेंगे राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना। अब द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो काव्य में देखने को मिली, क्योंकि भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता थी वो संकुचित थी, ठीक है। दो चीजों में बंट रही थी। काव्य में सोचा जा रहा था कि राष्ट्रभक्ति का काव्य लिखें या राजभक्ति का लिखें, ठीक है। तो राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी युग में अच्छी तरह से प्रसारित हो गई थी। दूसरा हो जाएगा नैतिकता व आदर्शवाद। नैतिकता व आदर्शवाद, ठीक है। अब द्विवेदी युग में देखिए नैतिकता को अधिक स्थान दिया गया, आदर्शवाद को अधिक स्थान दिया गया, ठीक है। जो श्रृंगारिता का काव्य था उसका विरोध कवि करने लग पड़े थे, ठीक है। और जो नैतिकता है, आदर्शवाद है, उनको काव्य में स्थान दिया जाने लगा था। तीसरे नंबर पर हो जाएगा सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की भावना। अब काव्य में सामाजिकता की भावना आने लगी थी। अब देखिए, सबसे पहले तो द्विवेदी युग का समय देखो आप लोग, 1900 से लेकर 1920 तक, मतलब कैसा समय चला था भारत में। एक तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चला था, लोगों में सामाजिकता की भावना आ रही थी, ठीक है। लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाए, तो काव्य में भी इसका असर दिखाई देने लगा था। तो सामाजिकता पर अधिक बल दिया जा रहा था उसमें, काव्य में। पुनरुत्थान की भावना। पुनरुत्थान की भावना, ठीक है। मतलब पुनरुत्थान होना चाहिए फिर से, क्योंकि जो देश था पूरा, जो सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, सब कुछ भ्रष्ट हो चुका था, सब कुछ अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। इसीलिए काव्य में पुनरुत्थान की भावना अधिक देखने को मिली है इस युग में। उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, सातवें नंबर पर हो जाएगा नेक्स्ट नारी की गरिमा को महत्व। नारी की गरिमा को
महत्व। ठीक है। अब देखिए जो द्विवेदी युग था उसमें उपदेशात्मक काव्य लिखे गए, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही और नारी गरिमा को महत्व दिया गया। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा रीतिकाल कैसा समय था। रीतिकाल में क्या हो रहा था, श्रृंगारता थी, नारी को भोग विलास की वस्तु इस तरह से माना जा रहा था। समय बढ़ता गया जिसमें आधुनिक समय में आया तो उसमें क्या हो गया, अब द्विवेदी युग में नारी की गरिमा को अधिक महत्व दिए जाने लगा। ओके ओके नेक्स्ट करेंगे इसमें जो काव्य हो किस तरह के काव्य। अब देखिए प्रबंध काव्य भी लिखे गए, इसमें खंड काव्य भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे जाने लगे। तो काव्य में प्रबंध, खंड काव्य वो मुक्तक तीनों ही लिखे जाने लगे। ओके हास्य व व्यंग्य, हास्य व व्यंग, व्यंग्य भी काव्य में हास्य और व्यंग्य से संबंधित जो काव्य थे वो भी रचे जाने लगे द्विवेदी युग में। ओके अब भाषा क्या रही द्विवेदी युग की, खड़ी बोली, खड़ी बोली। देखिए जब भारतेंदु युग था उसमें कवियों ने कुछ ने ब्रज भाषा का भी किया प्रयोग, कुछ ने खड़ी बोली का, मतलब मिक्स रूप से चल रही थी। परंतु द्विवेदी युग में जो गद्य और पद्य की भाषा थी बिल्कुल कैसी हो गई थी, खड़ी बोली में ही गद्य भी लिखा जाने लगा था और पद्य भी खड़ी बोली में ही लिखा जाने लगे था। ओके ओके अब इसके बाद हम करेंगे द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के कवि। ओके अब द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक द्विवेदी मंडल के कवि हो जाएंगे और दूसरा द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हो जाएंगे। ठीक है तो पहले कौन से हो जाएंगे, द्विवेदी मंडल के कवि। ओके और दूसरे हो जाएंगे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ओके चलिए इनको देखेंगे हम, द्विवेदी मंडल के कवि कौन है, द्विवेदी मंडल के बाहर कवि कौन है। ठीक है तो सबसे पहले हम करेंगे द्विवेदी मंडल के कवि। ओके तो सबसे पहले करेंगे द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के कवि। ओके तो जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं उनको अनुशासन की धारा के कवि भी कहा गया है, अनुशासन की धारा के कवि भी इनको कहा गया है। ठीक है तो देखिए द्विवेदी मंडल के कवियों में कौन कवि आते हैं, तो द्विवेदी मंडल के कवियों में वे कवि आते हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में काव्य रचना की। ठीक है तो वे द्विवेदी मंडल के कवि हो जाएंगे। ओके तो वे कवि जिन्होंने जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में रहकर काव्य रचना की। ठीक है में रहकर काव्य रचना की। काव्य रचना की तो वे हो जाएंगे द्विवेदी मंडल के कवि, वे द्विवेदी
मंडल के कवि कहलाए। ठीक है, अब देखो जिस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो नियम बनाए थे, जो कुछ रूल वगैरह बनाए थे, उसी के आधार पर मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही मार्गदर्शन इन्होंने किया, जो द्विवेदी मंडल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इनकी एक सूची बना लेते हैं कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, दूसरे नंबर पर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तीसरे हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ओके, नेक्स्ट हो जाएंगे सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त हो जाएंगे। पंडित श्रीधर पाठक हो जाएंगे, पंडित श्रीधर पाठक। छठे नंबर पर हो जाएंगे रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय। और सातवें नंबर पर हो जाएंगे लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। ओके, तो ये सारे कौन से कवि हैं? वे कवि जिन्होंने द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में काव्य रचना की है। तो कौन कौन से हो जाएंगे ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे, सियाराम शरण गुप्त हैं, पंडित श्रीधर पाठक हो जाएंगे, रामचरित उपाध्याय हैं और लोचन प्रसाद पांडे। आप देखिए यहाँ भी मोस्ट का टिक करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। द्विवेदी मंडल के कवि कौन है और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन है? ठीक है, तो चलिए अब द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि करवा देती हूँ कि कौन से। ये सारे कवि हम डिटेल में करेंगे, इनकी रचनाएं क्या है, इनका जीवन परिचय, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। पहले मैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि बता लेती हूँ, उनकी सूची बना लेती हूँ। ठीक है, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ओके, तो जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, इन्हीं को ही स्वच्छंदतावाद की धारा के कवि भी कहा गया है। स्वच्छंदता की धारा के कवि कहा गया है। ठीक है, ओके, तो ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर स्वतंत्र रूप से काव्य लेखन किया, वे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो वे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व या मार्गदर्शन भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेतृत्व या
मार्गदर्शन से बाहर स्वतंत्र रूप से बाहर स्वतंत्र रूप से काव्य लेखन किया, काव्य लेखन किया। तो वे कैसे कवि कहलाए? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहलाए। ठीक है, ओके। तो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। दूसरे हो जाएंगे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। तीसरे नंबर पर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। चौथे नंबर पर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण। पांचवें नंबर पर हो जाएंगे लाला भगवान दीन, छठे नंबर पर हो जाएंगे रूप नारायण पांडे, पंडित रूप नारायण पांडे। ओके। सातवें नंबर पर हो जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। ओके। तो ये जो कवि हैं ये है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखेंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, मुकुटधर पांडे है, राम नरेश त्रिपाठी है, ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण हो जाएंगे, लाला भगवान दीन है, पंडित रूप नारायण पांडे है और नाथूराम शर्मा शंकर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वे कवि हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल से बाहर मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व या मार्गदर्शन से बाहर होकर काव्य रचना की हुई है। ओके। तो यहाँ पर हो गया द्विवेदी मंडल के कवि। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो कवि हैं डिटेल से करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है, ओके। तो क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, एलटी कमीशन, एलटी टेट, पीजीटी हिंदी, मेडिकल, नॉन मेडिकल के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां पर ऐप के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कोर्स की फीस, सारी जानकारी वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।